हम कहते हैं प्रकृति सबसे बड़ी है, उसके नियम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन फिर हम जीते हैं इंसान के बनाए नियमों में। सेक्स, जो प्रकृति ने हमें दिया, जिसे हर जीव करता है, हम उसे शादी की चारदीवारी में कैद कर देते हैं। शादी एक इंसानी समझौता जिसे हमने इतना पवित्र बना दिया कि उसके बिना प्यार, साथ रहना या शारीरिक संबंध पाप बन गए। साधु संत को हम साधारण इंसानों से ऊपर रखते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रकृति के इस सहज नियम को त्याग दिया। और जो लोग शादी से पहले साथ रहते हैं, उन्हें हम गंदा, गलत, अशोभनीय कहते हैं। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले टोटेम और टैबू नाम की अदृश्य जंजीरें गढ़ी गई और हम अब भी उन्हीं में बंधे हैं। 1913 में सिगमंड फ्रायड ने टोटम एंड टबूहा लिखी, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे आदिम समाज के ये अदृश्य नियम बने और कैसे उन्होंने हमारी सोच, धर्म और कानून को आकार दिया। आज हम इस किताब को आसान भाषा में अध्याय दर अध्याय समझेंगे और देखेंगे कि ये पुराने नियम आज भी हमारे दिमाग में कैसे जिंदा है। टोटेम ये कोई जादुई शब्द नहीं, ये है पहचान, एक ऐसा प्रतीक जिसे कोई कबीला, कोई समाज पवित्र मानता है। ये प्रतीक एक जानवर हो सकता है, एक पेड़, एक नदी या कोई चिन्ह। ये सिर्फ पूजा का विषय नहीं होता, बल्कि ये नियम बन जाता है। तुम्हारा खानदान, तुम्हारा खून, तुम्हारे रिश्ते सब इस टोटेम से तय होते हैं। मान लो किसी कबीले का टोटेम कंगारू है, तो उस कबीले का कोई भी सदस्य कंगारू को मार नहीं सकता, खा नहीं सकता और सबसे बड़ा नियम, उसी टोटेम वाले से शादी नहीं कर सकता। भारत में कई परिवार नाग यानी सांप को पवित्र मानते हैं। नाग पंचमी पर दूध चढ़ाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाना भारी पाप मानते हैं। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं, ये सामाजिक कानून है जिसे तोड़ने का मतलब है समाज से कट जाना। और अब बात करते हैं टैबू की। टैबू का मतलब है ऐसा काम जो समाज में सख्त मना है। ये सिर्फ गलत नहीं, अशुभ माना जाता है। इसे तोड़ने पर न सिर्फ सजा बल्कि अपमान और बहिष्कार भी मिलता है। जैसे भारत में कई जगह गोमांस खाना टैबू है, कई समाजों में शादी से पहले सेक्स करना टैबू है, कुछ देशों में शराब पीना टैबू है और कुछ समुदायों में मामा, भांजी या भाई बहन के बीच शादी करना टैबू है। ये नियम कभी किसी किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी ये लोगों के दिमाग में ऐसे बैठे हैं जैसे जन्मजात हों। असल में ये टोटेम और टैबू समाज के वो अदृश्य हथियार हैं जो हमें एक तय दायरे में रखते हैं और बाहर निकलने पर हमें अपराधी बना देते हैं। चैप्टर 1, द हॉरर ऑफ इंसेस्ट। पुराने समय में इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। हर कबीले के अपने नियम होते थे। कौन सा जानवर मार सकते हैं, कौन सा नहीं, कौन सी जगह पवित्र है और सबसे अहम, किससे शादी करनी है और किससे नहीं। यही से आता है एक शब्द इंसेस्ट, यानी अपने नजदीकी रिश्तेदार के साथ शारीरिक संबंध। आज के जमाने में भी ज्यादातर समाजों में इसे गंदा, गलत और पाप माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? क्या ये सिर्फ हमारे नैतिक मूल्यों की वजह से है या इसके पीछे कोई पुरानी गहरी कहानी छुपी है? फ्रायड बताते हैं कि आदिम समाजों में इंसेस्ट के खिलाफ जो डर और घृणा थी, वो किसी एक धर्म या संस्कृति की देन नहीं थी। ये लगभग हर जगह मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अफ्रीका की जनजातियां, अमेरिका के रेड इंडियंस, यहां तक कि पुराने हिंदू और यहूदी समाज में भी। और ये डर किसी धार्मिक किताब के आने से पहले से था। इसका मतलब है कि ये नियम सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। अब सोचो, एक छोटे कबीले में सभी लोग किसी न किसी रिश्ते में जुड़े होते हैं। अगर सब आपस में ही शादी करने लगे तो खून का दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। बीमारियां और कमजोरियां पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेंगी। आज हम इसे जेनेटिक साइंस से समझ सकते हैं। करीबी रिश्तों में पैदा हुए बच्चों में जन्मजात बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है।
लेकिन पुराने जमाने में उन्हें ये साइंस नहीं पता थी। फिर भी उन्होंने इस खतरे से बचने के लिए नियम बनाए। उन्होंने कहा, अपने टोटेम वाले से शादी नहीं होगी, अपने ही खून में शादी नहीं होगी। ये नियम कानून की तरह लागू हुए, लेकिन सिर्फ सेहत का मामला नहीं था। इसमें एक और गहरी बात थी, शक्ति और नियंत्रण। कई जगह एक प्रमुख पुरुष होता था, जैसे कबीले का नेता या पिता, जिसके पास सारी औरतों पर अधिकार होता था। बेटे बड़े होते तो उसी नेता से टकराव होता, क्योंकि वे भी औरतों के लिए अधिकार चाहते थे। इस टकराव को रोकने के लिए और आपसी झगड़ों से बचने के लिए नियम बनाए गए कि एक ही टोटेम या परिवार के भीतर यौन संबंध मना है। इस तरह ये नियम सिर्फ जैविक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक शांति के लिए भी था। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है, क्या ये नियम लोगों को समझाकर मनाए गए थे? नहीं, इन्हें टैबू बना दिया गया, यानी ये काम मना है बस, और अगर किया तो बड़ी सजा मिलेगी। ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया और आज भी चलता है। आप सोचो, क्यों आज भी शादी से पहले सेक्स को लेकर इतने लोग नफरत और घृणा दिखाते हैं? क्योंकि हमारे समाज की गहराई में वो पुराना टैबू बैठा है कि कुछ रिश्ते और कुछ हालात में यौन संबंध अशुद्ध है। फ्रायड ये भी कहते हैं कि ये डर सिर्फ बाहरी नियमों से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर एक तरह की भावनात्मक खींचतान होती है। एक तरफ आकर्षण, दूसरी तरफ घृणा। हम जिनसे नजदीकी और भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ संबंध बनाने की इच्छा कहीं न कहीं हमारे अवचेतन में होती है। लेकिन उसी के साथ एक गहरी रुकावट भी होती है जो कहती है ये गलत है। यही है हॉरर ऑफ इंसेस्ट, एक ऐसा डर जो हमारी इच्छाओं और नियमों के बीच खड़ा है। सोचो, अगर ये नियम न होते तो समाज कैसा होता? क्या हम वाकई ज्यादा आजाद होते या रिश्तों का ढांचा टूट जाता? क्या हमारी भावनाएं, जलन, ईर्ष्या और स्वामित्व की भावना हमें खुद ही बर्बाद कर देती? पुराने समाज ने इस बर्बादी से बचने के लिए ही तो ये टैबू बनाए थे। आज विज्ञान हमें बताता है कि इंसेस्ट के जैविक खतरे असली हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि पुराने जमाने में इसे रोकने के लिए जो टोटेम और टैबू बनाए गए, उन्होंने समाज को स्थिर और संगठित रखने में अहम भूमिका निभाई। फ्रायड इस अध्याय में हमें यही समझाते हैं, इंसेस्ट का डर सिर्फ एक जैविक सच्चाई नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हथियार है जिसने इंसानी सभ्यता को आकार दिया है। तो अगली बार जब आप सोचें कि कोई रिश्ता क्यों मना है, तो याद रखना, ये मना इसलिए है क्योंकि हजारों साल पहले किसी ने ये अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी और हम आज भी उसके अंदर रह रहे हैं। चैप्टर 2, टैबू एंड द एम्बिवैलेंस ऑफ इमोशंस। टैबू एक ऐसा नियम जो सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि डर और अंधविश्वास से हमारे खून में उतार दिया गया है। ये कोई साधारण मत करो वाली सलाह नहीं है, बल्कि ऐसा आदेश है जिसे तोड़ना कई समाजों में मौत से भी बदतर माना जाता है। सवाल यह है, क्या टैबू सिर्फ डर से चलते हैं या इनके पीछे इंसान की गहरी उलझी हुई भावनाएं हैं? फ्रायड इस अध्याय में कहते हैं कि टैबू की सबसे खास बात है द्वंद्व, यानी एक ही चीज के प्रति दो बिल्कुल अलग भावनाएं होना। जैसे आप किसी को प्यार भी करते हैं और उसी से नफरत भी करते हैं। आप किसी को सम्मान देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उससे ईर्ष्या भी रखते हैं। टैबू इसी तरह की भावनाओं के टकराव से पैदा होते हैं। सोचिए, पुराने समाज में किसी राजा या प्रमुख व्यक्ति को छूना मना था। लोग कहते थे ये पवित्र है, इसे छूना अशुद्ध कर देगा। लेकिन असल में इसके पीछे सिर्फ श्रद्धा नहीं थी। कहीं न कहीं लोग उस शक्ति से डरते भी थे और उससे ईर्ष्या भी करते थे। वे चाहते भी थे कि उस शक्ति के करीब जाए, लेकिन साथ ही उसे नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे। इस विरोधाभास को संभालने के लिए समाज ने नियम बना दिए, छू मत, पास मत जाओ। इस तरह टैबू ने उस विरोधाभास को स्थायी नियम में बदल दिया। फ्रायड बताते हैं कि शोक, मॉर्निंग के समय भी टैबू लागू होते हैं।
मान लो किसी की मौत हो गई, कई संस्कृतियों में उसके परिजनों पर अलग अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं। वे कुछ दिन तक घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ खास खाना नहीं खा सकते या किसी समारोह में शामिल नहीं हो सकते। क्यों? एक वजह यह थी कि लोग मानते थे कि मृत व्यक्ति की आत्मा आसपास भटक रही है और उससे खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी गहरी वजह यह थी कि परिजनों के अंदर एक अजीब सी खींचतान होती है, दुख और राहत का मिश्रण। किसी नजदीकी व्यक्ति से हमें प्यार भी होता है, लेकिन कभी कभी उसके साथ झगड़े, ईर्ष्या या दबे हुए गुस्से भी होते हैं। मौत के बाद इन भावनाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। टैबू इन भावनाओं को एक ढांचे में बांध देता है ताकि समाज में अराजकता न फैले। एक और दिलचस्प उदाहरण है पवित्र व्यक्तियों का टैबू। कई संस्कृतियों में साधु, संत या पुजारी से दूरी रखी जाती है। उन्हें आम लोगों की तरह छुआ नहीं जाता। दिखने में यह सम्मान लगता है, लेकिन गहराई में इसमें डर और शक भी छुपा होता है। पवित्र व्यक्ति के पास अलौकिक शक्ति मानी जाती है। लोग चाहते हैं कि ये शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे, लेकिन साथ ही डरते हैं कि ये शक्ति उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। यही मिश्रित भावनाएं टैबू को जन्म देती है। फ्रायड का मानना है कि टैबू का असली काम है इन दोनों तरफ की भावनाओं को संतुलित करना। अगर हम किसी चीज को सिर्फ नफरत करते तो शायद सीधा उसे नष्ट कर देते। अगर सिर्फ प्यार करते तो उसे पाने की कोशिश करते। लेकिन जब दोनों भाव एक साथ हों, चाहत और डर, प्यार और नफरत, तो समाज टैबू बनाता है ताकि दोनों भाव सीमाओं के अंदर रहें। अब सोचो, आज भी हमारे समाज में कितने टैबू हैं। शादी से पहले सेक्स, खास तरह के कपड़े पहनना, किसी खास जाति या धर्म में शादी करना, या यहां तक कि खाने पीने की चीजों पर पाबंदी। इनमें से कई पाबंदियां हम पर थोप दी गई हैं, लेकिन कई बार हम खुद भी उन्हें मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उन चीजों के लिए मिलाजुला भाव है। हम किसी चीज को पाना भी चाहते हैं और उससे डरते भी हैं। फ्रायड के अनुसार टैबू की ताकत इसी में है कि वे बिना लिखे कानून होते हैं। इन्हें कोई पुलिस लागू नहीं करती, फिर भी लोग मानते हैं, क्योंकि ये भावनाओं की जड़ों में बैठ चुके हैं। और ये भावनाएं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक होती है, पूरे समाज के अवचेतन में बसी होती है। तो जब आप अगली बार किसी टैबू के बारे में सोचें, चाहे वो किसी रिश्ते पर हो, खाने पर या पहनावे पर, तो खुद से पूछिए, क्या ये पाबंदी सिर्फ डर से है या मेरे अंदर ही इसके लिए चाहत और घृणा दोनों मौजूद है? यही सवाल फ्रायड इस अध्याय में उठाते हैं और बताते हैं कि टैबू को समझे बिना हम इंसानी मनोविज्ञान और समाज के असली ढांचे को नहीं समझ सकते। चैप्टर 3, एनिमिज्म, मैजिक एंड द ओमनिपोटेंस ऑफ थॉट। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आता है वो किसी न किसी तरह हकीकत में बदल सकता है, तो शायद तुम हंस दो या कहो ये तो मूर्खता है। लेकिन कभी कभी हम खुद भी मान बैठते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ घट सकता है। जैसे किसी प्रियजन के बारे में बुरा सोचो तो लगता है कि कुछ अनहोनी हो जाएगी, या किसी परीक्षा से पहले मन ही मन भगवान से वादा करो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। यही है थॉट की सर्वशक्तिमत्ता, यानी ये विश्वास कि विचार वास्तविकता पर सीधा असर डालते हैं। फ्रायड इस अध्याय में हमें ले जाते हैं उस दौर में जब इंसान ने विज्ञान, तर्क और तकनीक का आविष्कार नहीं किया था। तब हमारी दुनिया एनिमिज्म से भरी हुई थी, एक ऐसी सोच जिसमें हर चीज में आत्मा या चेतना मानी जाती थी। पत्थर, पेड़, नदी, जानवर, यहां तक कि हवा और आग भी, सबको जिंदा माना जाता था। इसका मतलब था कि इनसे बात की जा सकती है, इन्हें मनाया जा सकता है और इनसे डरना भी चाहिए। जैसे आज हम मशीन को ऑन करने के लिए बटन दबाते हैं, वैसे ही पुराने लोग मानते थे कि सही मंत्र बोलकर बारिश लाई जा सकती है, हवा रोकी जा सकती है या बीमारी दूर की जा सकती है। यही था मैजिक, वो सिस्टम जो एनिमिज्म की सोच से पैदा हुआ, जिसमें प्रकृति को आदेश देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी है।
मैजिक और एनिमिज्म का असली आधार है इंसान का ये यकीन कि उसकी सोच और इच्छा बाहरी दुनिया पर असर डाल सकती है। इसे ही फ्रायड कहते हैं थॉट की ओमनिपोटेंस। उदाहरण के लिए, किसी को चोट पहुंचे और आप अंदर ही अंदर सोचो काश ये मर जाए, और फिर संयोग से वो व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तो प्राचीन समाज में ये माना जाता कि आपकी सोच ने ही उसे नुकसान पहुंचाया। ये सुनकर आज के लोग कह सकते हैं ये तो अंधविश्वास है, लेकिन ध्यान दो, आज भी हम इसे किसी न किसी रूप में मानते हैं। नजर लगना इसी का आधुनिक रूप है। हम कहते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई और इससे नुकसान हुआ। असल में ये वही पुरानी सोच है कि विचार और भावना सीधे असर डालते हैं। फ्रायड बताते हैं कि एनिमिज्म का सबसे बड़ा प्रभाव था व्यक्तिगत जिम्मेदारी का बढ़ना। अगर हर घटना में इंसानी सोच का हाथ है, तो कुछ भी बुरा होने पर लोग दोषी को ढूंढने लगते थे। किसने बुरा चाहा, किसने श्राप दिया। इसीलिए जादूगर, टोना टोटका करने वाले और शाप देने वाले लोगों को या तो बहुत सम्मान मिलता था या उन्हें खतरे के रूप में मार दिया जाता था। एक और रोचक पहलू है, एनिमिज्म ने इंसान को प्रकृति का दोस्त भी बनाया और मालिक भी। दोस्त क्योंकि वो पेड़, नदी और जानवर से रिश्ता बनाता था। मालिक क्योंकि वो मानता था कि सही जादू और विचार से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इस सोच में एक खतरनाक गलती भी थी। इंसान ने खुद को प्रकृति से ऊपर मानना शुरू कर दिया, जबकि असल में वो हमेशा उसका हिस्सा था। फ्रायड ये भी कहते हैं कि थॉट की सर्वशक्तिमत्ता सिर्फ धार्मिक या जादुई सोच में नहीं रहती। ये आज के सभ्य समाज में भी है, बस रूप बदल गया है। जब हम मानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से सब ठीक हो जाएगा या किसी की बुरी सोच हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम उसी पुराने मानसिक ढांचे में सोच रहे होते हैं। फर्क बस इतना है कि अब हमने उसे आधुनिक शब्द और वैज्ञानिक लिबास पहना दिया है। आखिर में फ्रायड बताते हैं कि एनिमिज्म और मैजिक इंसान के दिमाग के शुरुआती प्रयास थे दुनिया को समझने और नियंत्रित करने के। ये प्रयास गलत नहीं थे, ये जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने हमें समाज, नियम और रिश्तों का ढांचा बनाने में मदद की। लेकिन साथ ही उन्होंने हमें यह भ्रम भी दिया कि हमारी सोच दुनिया की असली ताकत है, और शायद आज भी कहीं न कहीं हम इस भ्रम से बाहर नहीं निकले हैं। तो सोचो, क्या सच में हमारे विचार हकीकत को बदल सकते हैं, या ये सिर्फ हमारे डर और उम्मीदों का खेल है? अगर हम मान ले कि सोच ही शक्ति है, तो हम अपने दिमाग के मालिक होंगे या उसके गुलाम? यही सवाल इस अध्याय का सबसे गहरा धागा है। चैप्टर 4, द रिटर्न ऑफ टोटमिज्म इन चाइल्डहुड। फ्रायड इस आखिरी अध्याय में हमें एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी असहज कर देने वाली दिशा में ले जाते हैं। बचपन की मनोवैज्ञानिक दुनिया और उसका रिश्ता उस प्राचीन टोटेमिक सोच से जिसने कभी पूरे समाज की संरचना तय की थी। उनका कहना है कि टोटेमिज्म, जो हमें एक पुराना, आदिम और बीते जमाने का विश्वास लगता है, वो असल में आज भी हमारे भीतर जिंदा है, और उसका सबसे साफ सबूत हमें बच्चों के मानसिक विकास में मिलता है। शुरुआत होती है परिवार से। फ्रायड का तर्क है कि हर बच्चा अपने जीवन के शुरुआती दौर में परिवार को ही अपनी पूरी दुनिया मानता है, और इस दुनिया में सबसे केंद्र में होता है पिता, या वो व्यक्ति जो सुरक्षा, अधिकार और नियंत्रण का प्रतीक है। यहां वे ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, अवचेतन रूप से एक माता पिता के प्रति आकर्षण और दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा महसूस करता है। लड़के के मामले में वो मां को पाना चाहता है और पिता को प्रतिद्वंदी मानता है। लड़की के मामले में इसके उल्टे भाव उत्पन्न होते हैं। अब सवाल है, इसका टोटेमिज्म से क्या संबंध? फ्रायड का कहना है कि प्राचीन टोटेमिक समाजों में टोटेम सिर्फ कोई जानवर या पौधा नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक था जो कबीले के पिता का प्रतिनिधित्व करता था। उस टोटेम को मारना या खाना मना था,
जैसे परिवार में पिता के अधिकार को चुनौती देना मना है, लेकिन कुछ खास अनुष्ठानों में पूरे कबीले के लोग मिलकर उस टोटेम को रिवाज के तौर पर मारते और खाते थे, मानो छुपी हुई प्रतिस्पर्धा और विद्रोह को सामूहिक रूप से बाहर निकाल रहे हों। फ्रायड कहते हैं कि बचपन में बच्चा भी एक तरह का व्यक्तिगत टोटेमिक सिस्टम जीता है। पिता के प्रति प्यार और डर, आकर्षण और प्रतिद्वंद्विता दोनों भाव मौजूद होते हैं, और जैसे प्राचीन समाज में टोटेमिक नियम बनाए गए थे इस द्वंद्व को संभालने के लिए, वैसे ही बच्चे के मन में भी मानसिक टैबू बनते हैं। जैसे पिता को सीधे चुनौती न देना, मां के प्रति अपने आकर्षण को दबाना और परिवार के संतुलन को बनाए रखना। फ्रायड इस कनेक्शन को और गहरा करते हैं। वे कहते हैं कि सभ्यता के शुरुआती दौर में एक आदिम पिता की कल्पना की जा सकती है, जो अपनी शक्ति से सभी मादाओं पर कब्जा करता था और बेटों को दूर रखता था। लेकिन एक दिन बेटों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी शक्ति को आपस में बांट लिया। यह हत्या अपराधबोध और डर के साथ हुई और इसे टोटेम के रूप में याद रखा गया। उस समय जो अपराधबोध पैदा हुआ वही बाद में धार्मिक नियमों, नैतिकताओं और कानूनों में बदल गया। बचपन में भी यही पैटर्न दोहराया जाता है, सिर्फ छोटे स्तर पर। बच्चा पिता की ताकत और पाबंदियों के खिलाफ अपने मन में विद्रोह करता है, लेकिन साथ ही पिता को खोने से डरता भी है, और इस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने के लिए वो उसी टोटेमिक सोच को दोबारा जीता है जो हमारे पूर्वजों ने कभी जानी थी। ये समझना थोड़ा चौंकाने वाला है कि हमारे आधुनिक परिवार, हमारे कानून और हमारी नैतिकता, ये सब किसी न किसी रूप में उसी प्राचीन पिता को मारने और फिर उसकी पूजा करने की कहानी से जुड़े हैं। और फ्रायड का कहना है कि ये सिर्फ इतिहास में नहीं हुआ, ये हर इंसान के बचपन में फिर से होता है, बस बिना असली हत्या के मानसिक स्तर पर। आज भी अगर आप देखो तो बच्चे अपने हीरो, कार्टून कैरेक्टर या पालतू जानवर को एक तरह का टोटेम बना लेते हैं, उससे गहरा लगाव रखते हैं, उसकी नकल करते हैं और उसके नियम मानते हैं। ये आधुनिक व्यक्तिगत टोटेमिज्म है जो उसी पुरानी प्रवृत्ति का रूपांतर है। तो फ्रायड इस अध्याय में हमें एक अजीब लेकिन गहरी सच्चाई बताते हैं। हम चाहे जितने सभ्य और आधुनिक बन जाए, हमारे भीतर का एक हिस्सा हमेशा उस आदिम सोच को दोहराता रहता है। टोटेम और टैबू सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, वे हमारे बचपन के मनोविज्ञान में और शायद पूरी जिंदगी में बार बार लौट कर आते हैं। और शायद यही वजह है कि हम आज भी सत्ता, नियम और पवित्रता के प्रति वैसा ही द्वंद्व महसूस करते हैं। प्यार भी, डर भी, सम्मान भी, विद्रोह भी। ये द्वंद्व हमारी नसों में उतना ही पुराना है जितना इंसान होने का इतिहास। तो टोटम एंड टबू हमें ये दिखाती है कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, उसके भीतर का आदिम मन अब भी जिंदा है। हमारे रीति रिवाज, हमारे नैतिक नियम और यहां तक कि हमारे रिश्तों के ढांचे, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं उसी पुरानी टोटेम और टैबू वाली सोच में दबी हुई है। फर्क बस इतना है कि अब हमने इन्हें नए नाम और नए बहाने दे दिए हैं। आज भी हम पवित्र और अपवित्र की सीमाएं खींचते हैं। आज भी कुछ रिश्तों और कामों को मनाव मानते हैं, और आज भी अपने भीतर छिपे विद्रोह और सम्मान के द्वंद्व को धोते हैं। फ्रायड का कहना है कि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये हमारे अवचेतन में हर रोज दोहराया जाता है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में आधुनिक हो चुके हैं या बस अपनी आदिम प्रवृत्तियों को नए कपड़े पहना दिए हैं? और अगर ऐसा है तो असली आजादी हमें मिलेगी कब? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इसमें कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से आज की दुनिया में सबसे बड़ा टैबू क्या है?